pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। आज हम अपने बिजनेस स्टडीज़ की रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज पहली ही वीडियो है उसकी, फर्स्ट चैप्टर की हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। ये एनसीईआरटी की बुक है, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, और इसके क्वेश्चंस भी करेंगे लास्ट में। ठीक है, तो एंड तक बने रहिए, इसको रिवाइज कीजिए और अपना अच्छे से पेपर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट होता क्या है? देखो, मैनेजमेंट क्या होता है, एक प्रोसेस होता है एक्टिविटीज़ का। देखो, आपको पता होगा अभी तक तो कि 5 तरह की एक्टिविटीज़ हम मैनेजमेंट में करते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इसके अलावा मैनेजमेंट की मल्टी डायमेंशनल भी होती है, लोगों को मैनेज करना, काम को मैनेज करना। तो मतलब एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए हम बहुत अच्छे से पूरे काम को मैनेज करते हैं, राइट। तो उसी प्रोसेस को हम मैनेजमेंट कहते हैं। ये बात समझ आई? ये क्या कहता है, मैनेजमेंट क्या है? कहता है मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक एक्टिविटी है। क्या है बच्चे? मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी विच इज़ नेसेसरी वेयर एवर देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसा काम है जहाँ पे लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, वहाँ पे मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। लाइक इन ऑर्गेनाइजेशन, जो पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्मिंग बहुत तरह के टास्क, डाइवर्स टास्क, बट दे आर ऑल वर्किंग टुवार्ड्स द सेम गोल। डिफरेंट काम कर रहे हैं, लेकिन उनका सबका ऑब्जेक्टिव एक ही है। सो मैनेजमेंट क्या करता है? एम्स एट गाइडिंग देयर एफर्ट्स, उनके एफर्ट्स को गाइड करता है ताकि उस कॉमन ऑब्जेक्टिव को वो अचीव कर ले। उस कॉमन ऑब्जेक्टिव को हम क्या कहते हैं? गोल। क्या कहते हैं उस कॉमन ऑब्जेक्टिव को? गोल। एक गोल के लिए हम सारे क्या करते हैं? काम करते हैं। सो मैनेजमेंट है क्या? अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं, कहता है मैनेजमेंट हैज़ टू सी डैट टास्क आर कंप्लीटेड एंड गोल्स आर अचीव्ड। कि टास्क कंप्लीट हो और गोल्स अचीव हो। किस वे में? इफेक्टिवनेस, जिसको टाइम पे अगर टास्क अचीव हो रहा है तो उसको इफेक्टिवनेस कहते हैं। विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, जब कॉस्ट कम लगती है और रिसोर्सेज कम लगते हैं तो उसको कहते हैं एफिशिएंसी। ये बात समझ आई? ठीक है। सो मैनेजमेंट क्या है? एक एक्टिविटी है जिसमें हम ग्रुप ऑफ पीपल को मैनेज करके चलते हैं, काम को मैनेज करके चलते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? कहता मैनेजमेंट हैज़ देयरफॉर, मैनेजमेंट क्या है? हैज़ देयरफॉर बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस। क्या है? एक प्रोसेस है गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी। ठीक है, तो अगर इस डेफिनेशन को मैं एनालाइज करती हूँ तो मुझे पता लगता है कि मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें पढ़ी। एक तो प्रोसेस है, मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। और सेकेंडली कैसे काम करना है? इफेक्टिवली भी करना है और एफिशिएंटली भी करना है। तो इन्हीं 3 चीज़ों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। प्रोसेस क्या है? सबसे पहले प्रोसेस क्या है यहाँ पे? प्रोसेस इन द डेफिनेशन मीन्स द प्राइमरी फंक्शन और एक्टिविटीज दैट मैनेजमेंट परफॉर्म्स। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? खुद समझो। प्रोसेस का मतलब है स्टेप वाइज, किसी भी चीज़ को स्टेप वाइज करना, कि किसी स्टेप को हम एक से छोड़ के स्किप नहीं कर सकते, जंप नहीं कर सकते। अगर पहला स्टेप प्लानिंग है मैनेजमेंट का तो प्लानिंग ही है। सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि मैं प्लान करके ऑर्गेनाइज ना करूँ और स्टाफिंग में पहुंच जाऊँ, या प्लानिंग ही ना करूँ डायरेक्ट ऑर्गेनाइजिंग कर लूँ, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। मैनेजमेंट क्या है बेटा? एक प्रोसेस है, इन फंक्शंस को लाइन वाइज करना पड़ता है। ये बात समझ आई? और इफेक्टिवनेस क्या होता है? देखो, इफेक्टिवनेस होता है टाइम। ये ध्यान में रखना, बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इफेक्टिव और एफिशिएंसी। ये ध्यान रखो, इफेक्टिव में टी आ रहा है। क्या आ रहा है? टी वर्ड आ रहा है इफेक्टिव में। तो ये क्या है? टाइम से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? कि टाइम पे टास्क को पूरा करना ही क्या है? इफेक्टिवनेस है। डूइंग वर्क इफेक्टिवली बेसिकली मीन्स फिनिशिंग द गिवन टास्क। ठीक है, मैनेजमेंट में क्या है? विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स, कंसर्न विद द एंड रिजल्ट। ये बात समझ आई? और यहीं पे मैं बात करूं एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी में 2 सी आते हैं। क्या आते हैं एफिशिएंसी में? 2 सी आते हैं। देखो ये एफिशिएंसी में 2 सी आते हैं। तो इट इज रिलेटेड टू आर कॉस्ट, कि कॉस्ट कम लगनी चाहिए, रिसोर्सेज कम लगने चाहिए। विद द, देखो, मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद मिनिमम कॉस्ट। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बात करता है। ये बात समझ आई? तो तीनों चीज़ें पढ़ी। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंसी कंप्लीट करते हैं, एफिशिएंटली। और तीनों का मीनिंग पढ़ लिया। प्रोसेस क्या है? स्टेप वाइज किसी चीज़ को करना। इफेक्टिवनेस टाइम पे कंप्लीट करना, अच्छे से कंप्लीट करना। और एफिशिएंसी कम कॉस्ट लगाए कंप्लीट करना। ये बात समझ आई? इजी हो जाएगा। तो देखो, इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का डिफरेंस क्या है? देखो, दिस 2 टर्म्स आर डिफरेंट बट दे आर इंटर रिलेटेड। है तो अलग अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्या है? एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, राइट। फॉर मैनेजमेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिवनेस भी और एफिशिएंट भी। क्यों? क्योंकि इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी 2 साइड्स हैं सेम कॉइन के, लेकिन 2 एस्पेक्ट्स नीड टू बी बैलेंस्ड एंड मैनेजमेंट एट टाइम्स हैज टू बी कॉम्प्रोमाइज विद एफिशिएंसी। मतलब दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इफेक्टिव होना ईजी है कि टाइम पे काम कंप्लीट करना है, तो हम एफिशिएंसी को इग्नोर कर सकते हैं। अगर टाइम पे काम कंप्लीट करने के लिए हमने कॉस्ट ज़्यादा लगा दी, और अगर हमें एफिशिएंसी ज़्यादा करनी है, कॉस्ट कम लगानी, तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा, राइट। तो दोनों को बैलेंस करना क्या है? ज़रूरी हो जाता है। यहाँ तक समझ आया?
हो गया रिवाइज, याद आ गया क्या पढ़ा था? ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, प्रॉपर्टीज मैनेजमेंट की। और एक बात बताऊँ, ये मैनेजमेंट की नहीं, अभी तक तो आपको पता लग गया होगा कि ये 2-4 चीजें ऐसी हैं जो हर एक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट सबकी प्रॉपर्टी, सबके फीचर्स में आ सकती हैं। क्या? पहला ग्रुप एक्टिविटी। देखो ऑब्वियसली गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव के लिए हम सारा काम कर रहे हैं। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब क्रिएट होता है तो उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है, उसी ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए मैनेजमेंट की जाती है और सारे प्रोसेसेस किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट मोटिव, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, सोशल वेलफेयर, ये सब क्या है? ऑब्जेक्टिव ही तो है। तो इन्हीं ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं? मैनेजमेंट करते हैं। ये बात समझ आई? फिर आता है ऑल परवेसिव। ये वर्ड आपको हर जगह देखने को मिलेगा, ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव क्या होता है? चाहे कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कोई इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कोई भी वो चीज़ है, हर एक में मैनेजमेंट क्या होती है? ज़रूरी होती है। हर एक में मैनेजमेंट क्या है? ज़रूरी है। ठीक है। चाहे वो ओनली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की बात नहीं करते, हर जगह कोई भी जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे मैनेजमेंट हमें करना पड़ेगा। इसके अलावा मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब किसी एक चीज़ की मैनेजमेंट नहीं होती, 3 चीज़ों की मैनेजमेंट होती है। क्या? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, अपने काम की, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन जो ऑब्जेक्टिव हमारा है बेसिकली, जैसे स्कूल है वो एजुकेशन के लिए बनाया जाता है, हॉस्पिटल है पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए बनाया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन है किसी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए बनाया जाता है, तो उसको भी हम क्या करेंगे? मैनेज करके चलेंगे। राइट। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ पीपल, सेकंड मल्टी डायमेंशनल में सेकंड क्या आता है? मैनेजमेंट ऑफ पीपल। पीपल का मतलब क्या है? यहाँ पे लोगों को मैनेज करना। तो बेसिकली इसको क्या कहता है? गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स इन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली वे, ये भी तो लिख सकते हैं ना। ठीक है। तो लोगों से काम करवाना भी तो मैनेजमेंट है। ठीक है। और C1 क्या है हमारा? सी है, एक सेकेंड, हाँ, सी है हमारा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या है? जो मतलब हमारे डेली की वर्किंग है, डेली के काम जो हम करते हैं। सो कोई भी मैटर हो ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी काम हो वो मैटर नहीं करता, उसका कुछ बेसिक प्रोडक्ट या सर्विस तो होती है जिसके लिए बनाते हैं, तो वो प्रोडक्शन का प्रोसेस होती है और उसी को हम क्या करके चलते हैं? मैनेज करके चलते हैं। ये बात समझ आई? नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये नहीं है कि आज मैनेज करके छोड़ दिया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पांचों आज ही कर दिए, खत्म। जी नहीं, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो टाइम टू टाइम मैनेज करना पड़ेगा, अपनी प्लानिंग को भी चेंज करना पड़ेगा, अपनी ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, हर एक पॉलिसी में भी चेंज लाना पड़ेगा। तो टाइम टू टाइम एनालाइज करना जरूरी है। विद द चेंजिंग इन्वायरमेंट खुद को चेंज करना भी जरूरी है, अदरवाइज कंपीटिटर से हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। कोई सिंगल पर्सन तो मैनेजमेंट कर नहीं सकता। राइट। तो बात ही तब आते जब हमारे बहुत सारे पीपल हो, ग्रुप ऑफ पीपल हो, तो मैनेजमेंट भी क्या है? एक ग्रुप एक्टिविटी है। ये बात समझ आई? देन हमारा आएगा मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायनामिक होता है जो चेंज होती जा रही है चीज़। तो हमें पता है हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। हमारे पास 2 तरह के इन्वायरमेंट होते हैं जो हम 3rd चैप्टर में करेंगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को हम बेसिकली बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं, जिसमें हमारे अलग अलग तरह के जो है इन्वायरमेंट आता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, है ना, टेक्नोलॉजिकल। तो ये टाइम टू टाइम क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं। तो इनके चेंज होने के साथ साथ हमें अपनी मैनेजमेंट की जो सिचुएशंस हैं, मैनेजमेंट में भी क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है। राइट। इजी। देन है मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है। इंटेंजिबल का मतलब है विच कांट बी टच, जिसको हम टच नहीं कर सकते, ओनली फील कर सकते हैं उसकी प्रेजेंस। आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ। एक क्वेश्चन था, फॉर एग्जांपल एक लेडीज़ है, उसके 2 बच्चे 2 अलग अलग स्कूल में हैं। एक तो बच्चे का जो स्कूल है वो अच्छे से टेस्ट लेता है, टाइम टू टाइम PTMs रखता है, बच्चे बताता है कि आपका बच्चा यहाँ वीक है, यहाँ नहीं है, हर वीकली पेरेंट्स को कॉल करता है, मतलब पेरेंट्स के साथ पूरा सपोर्ट करके चलता है। ठीक है। और एक स्कूल है जिसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, ना कोई पेपर हो रहे, ना कोई होमवर्क चेक हो रहा, अच्छे से काम नहीं कर रहा वो। तो मैंने एकदम से कहा कि मेरे इस बच्चे के स्कूल की मैनेजमेंट अच्छी है और इसकी नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या उसको कुछ दिखा? उसने कुछ टच किया? उसने सिर्फ फील किया कि इसकी वर्किंग अच्छी हो रही है तो इसकी मैनेजमेंट अच्छी है ना, और इसकी वर्किंग, वो हैप्पी है, ठीक है, हैप्पी कस्टमर है, इस हिसाब से सेटिस्फाइड है। और अगर वो हैप्पी कस्टमर नहीं है, दूसरे स्कूल से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो क्या कह रही है कि मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। सो मैनेजमेंट क्या है? एक इंटेंजिबल फोर्स है जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया? इजी। और फिर ऐसे यहाँ पे हम किस पे आते हैं? ये हमारा डन हो गए प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स। समझ आया? ठीक है। देखो मुझे पता है बहुत फास्ट हो रहा होगा, लेकिन ये जस्ट एक रिवीजन है आपकी। आपका पूरा चैप्टर फिर NCERT क्वेश्चंस इस क्लास में आपको मैं कवर करवा दूंगी। ओके। फिर आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ
मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं कि हम मैनेजमेंट करते ही क्यों हैं, बेसिक रिजल्ट हमें क्या चाहिए, एंड गोल क्या है हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो बेसिक गोल में अगर मैं बात करूं तो हमारे ऑब्जेक्टिव आगे 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला क्या होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का क्यों बना है हमारा। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के आगे 3 आते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। क्या क्या आएगा, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल क्या है, लॉन्ग समय तक चलना। ऑब्वियस सी बात है, लंबे टाइम तक चलना चाहता है। क्या कोई भी बिजनेस ये सोच के स्टार्ट होता है कि मैं आज स्टार्ट हो रहा हूँ 6 महीने बाद बंद हो जाऊंगा, बंद कर दूंगा अपना बिजनेस? नहीं, हर बंदा ये सोच के चलता है कि मुझे लंबे समय तक अपना काम करना है। तो सर्वाइवल भी एक तरह का क्या होता है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल होता है। प्रॉफिट, ये तो है ही इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही, प्रॉफिट ही तो अर्न करना मेन इसके लिए काम किया जाता है। सर्वाइवल किस पे डिपेंड है, प्रॉफिट पे डिपेंड है हमारी, है ना। और फिर ग्रोथ, ग्रोथ क्या होता है कि टाइम टू टाइम हम डाइवर्स हो रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं हमारे बिजनेस को। वो चीज़ किस में आती है, ग्रोथ करना चाहते हैं हम, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा के खुद को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। तो पहला क्या था, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हमने 3 पढ़े, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। नेक्स्ट वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, सोशल। अब सोशल ऑब्जेक्टिव किससे रिलेटेड होगा, सोसाइटी से, एम्प्लॉयज से, ये चीज़ें आ जाएंगी। तो सोशल ऑब्जेक्टिव वही है जो हमने +1 क्लास में सोसाइटी से रिलेटेड पढ़ा है। क्या, लाइक इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करना, ठीक है, अच्छा रीजनेबल प्राइस पे गुड्स देना, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को खुश रखना। तो वो सारी इन्वायरमेंट से रिलेटेड, देखो वही चीज़ आ गई, इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड यूज़ करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, ठीक है, स्कूल्स एंड हेल्थ केयर वगैरह कम्युनिटी की बेनिफिट के लिए। तो वो चीज़ें किस में आ जाती है, पूरी सोसाइटी में, जो हमने +1 में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला चैप्टर पढ़ा था, सेम एथिक्स वाला, वो वाला आ जाएगा इसमें। ठीक है, फिर आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव लास्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। पर्सनल मतलब जितने एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ काम करते हैं उनके भी तो ऑब्जेक्टिव्स है ना, है ना। तो जिन लोगों से हमारा ऑर्गेनाइजेशन मिलके बना है, देखो ऑर्गेनाइजेशन मेड अप ऑफ पीपल हु हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज़, बैकग्राउंड्स, एक्सपीरियंस एंड ऑब्जेक्टिव। उनके खुद के भी क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो वो अगर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बने हैं तो उनकी नीड्स को पूरा करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हो सकता है किसी की फाइनेंशियल नीड्स हो, इसके अलावा किसी की कॉम्पिटिटिव सैलरी पर्क्स वगैरह, इसके अलावा किसी की सोशल नीड्स हो, लाइक पीयर रिकॉग्नाइजेशन की मेरी वैल्यू हो, मुझे प्रमोशन मिले, पर्सनल ग्रोथ चाहिए, उसको डेवलपमेंट चाहिए। ठीक है, तो इन सब गोल्स को भी हम मैनेजमेंट क्या है साथ में लेके चलेगी, सो डैट उसका जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी क्या रहे, खुश रहे। ईजी, ठीक है। सो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में आएगा कि हम मैनेजमेंट करनी क्यों ज़रूरी है। अब मैनेजमेंट करनी ज़रूरी है क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। हमने जिस गोल के लिए पूरा ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ग्रुप बनाया, लोग आए, उनकी जो गोल को अचीव करने के लिए कौन हेल्प कर रहा है, मैनेजमेंट। अगर हम किसी चीज़ को मैनेज ही करके नहीं चलेंगे तो वो गोल अचीव होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है वो अचीव हो जाए, ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड से कि करते जा रहे, गलत हो रहा है, दोबारा कर लिया, लेकिन अगर हम अच्छे से प्लानिंग करके चलेंगे, प्रॉपर मैनेजमेंट करके चलेंगे तो वो इजीली क्या हो जाएगा, गोल अचीव हो जाएगा। राइट इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंस का, मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। वही है कि कॉस्ट इफेक्टिव मैनर से हम काम कर सकते हैं। मैनेजमेंट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, ये सब हम पढ़ के आए ना। डायनामिक मतलब विद द चेंजिंग इन्वायरमेंट हम इजीली अपने ऑर्गेनाइजेशन को क्या है, चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट हेल्प्स इन, मैनेजमेंट किस में हेल्प करती है, अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये हमने अभी पढ़ा कि जो हमारे इंप्लॉयज़ हमारे यहाँ काम करते हैं उनके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में भी हेल्प करेगी, जिसकी वजह से उनके अंदर टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन ये इंक्रीज होगा, मोटिवेट होकर वो काम करेंगे तो अच्छे से काम कर पाएंगे। और डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, सोशल वेलफेयर वाला पढ़ा ना अभी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने, रीजनेबल प्राइस पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी, तो वो भी आ जाएगा। ईजी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारी 1.2 है वैसे बेसिकली नेचर ऑफ मैनेजमेंट। जब भी किसी चीज़ का नेचर आता है ना बच्चे, तो हमें ये बताना होता है कि वो चीज़ साइंस है, आर्ट है, क्या है। ठीक है, तो हम वही पढ़ने वाले हैं। नेचर ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है कि मैनेजमेंट जो है एक साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैनेजमेंट में हम जो है साइंस के जो है फीचर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे, आर्ट के फीचर ढूंढने की कोशिश करेंगे और प्रोफेशन के। अगर वो उस फीचर को पूरा करता है तो वो साइंस आर्ट प्रोफेशन होगा, लेकिन अगर वो फीचर को पूरा नहीं करेगा तो वो चीज़ साइंस आर्ट प्रोफेशन नहीं होगी मैनेजमेंट। ये बात समझ आई। तो लेट्स स्टार्ट विद कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट है या नहीं, मैनेजमेंट एज एन आर्ट है या नहीं। तो आर्ट होता क्या है, पहले तो ये समझो व्हाट इज़ इन साइंस और व्हाट इज़ आर्ट। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होंगे, अब सुनो पहले। तो साइंस क्या होती है, किसी भी चीज़ की थ्योरी नॉलेज जब हम गेन करते हैं कि उसके रूल्स क्या हैं, है ना, उसके फॉर्मूलाज क्या हैं, वो जब हम पढ़ेंगे तो वो चीज़ आती है साइंस में। ये बात ध्यान रखना, वो चीज़ किस में आएगी, साइंस में आएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन बीटेक की स्टडी कर रहा है, अभी
स्टडी की उसने, उसके सारे उसको फॉर्मूलाज पता लगे, प्रिंसिपल्स पता लगे, रूल्स पता लगे, तो वो चीज़ क्या है, साइंस है। अभी उसको नॉलेज पता लगी, जब वो उसको प्रैक्टिकली यूज़ करेगा किसी कंपनी में जाके, तो वो उसकी आर्ट हो जाएगी कि वो उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर रहा है। सो आर्ट होता है किसी भी नॉलेज को स्किलफुली प्रैक्टिकली अप्लाई करना, और साइंस होता है उस चीज़ की थ्योरी नॉलेज को गेन करना। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। सो इसमें पहले है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो मैनेजमेंट अगर एज एन आर्ट की बात करें तो आर्ट होता क्या है, ये कहता है आर्ट क्या होता है, स्किलफुली एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स। ये मैंने भी आपको बताया, तो हम इसको स्टडी, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्ट क्या है, कंसर्न विद पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड सम काइंड ऑफ इन्यूगिटी क्रिएटिविटी इज रिक्वायर्ड टू प्रैक्टिस। तो ये सब क्या आ जाएगा, आर्ट में आ जाएगा। तो इसके मेन फीचर्स क्या है, सबसे पहले तो थ्योरी नॉलेज होना जरूरी है। अगर उस पर्सन ने बीटेक ही नहीं की तो वो एज एन जो इंजीनियर वो कैसे एक कंपनी में जो है काम करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज होना जरूरी है। आर्ट तभी पॉसिबल है अगर आपको उसकी थ्योरी नॉलेज है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे इसकी नॉलेज है, मैंने अपनी बीएड कंप्लीट की है, मैंने अपनी जो है डिग्रीज ली हुई है। ये बात समझ आई। तो आर्ट क्या होता है, प्रैक्टिकली अप्लाई करना अपनी नॉलेज को। अगर नॉलेज ही नहीं है, थ्योरी नॉलेज ही नहीं है, तो मैं उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो अब मैनेजमेंट की भी बात करें तो मैनेजमेंट में भी ये फीचर है, बिकॉज मैनेजमेंट में भी थ्योरी नॉलेज है। आप पढ़ोगे आगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और ये तो कुछ भी नहीं, आगे आप जब बीकॉम एमकॉम या इस लाइन में आगे जाओगे, है ना, तो बहुत सारी मैनेजमेंट की बुक्स हैं जो हमें पढ़नी है, ठीक है। तो वो चीज़ आ जाएगी। तो मैनेजमेंट में ये फीचर है। उसके बाद पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या है, हर पर्सन अपने तरीके से अपनी नॉलेज को अप्लाई करेगा। फॉर एग्जांपल, आपके स्कूल टीचर ने भी आपको ये चैप्टर पढ़ाया होगा, मैं भी आपको ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ, हो सकता है आप ट्यूशन जाते हो वहाँ पे ये चैप्टर किया हो। तो ये जो हम तीनों टीचर हैं, पढ़ा आपको सेम चीज़ रहे हैं, लेकिन हमारा जो तरीका है वो क्या है, अलग है। जब भी हम अपनी आर्ट को अप्लाई करते हैं तो सबका एक अलग तरीका होता है करने का, है ना। तो इसमें क्या होती है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है। सेम ऐसे ही हमारी मैनेजमेंट में भी क्या है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। एक प्रॉब्लम 3 मैनेजर्स फेस कर रहे हैं, तो हो सकता है तीनों मैनेजर अलग अलग तरीके से उसको सॉल्व करें। ये बात समझ आई। तो मैनेजमेंट में भी क्या होता है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है, ठीक है। उसके बाद बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जो हमारी आर्ट होती है किस पे बेस्ड होती है, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी पे। अब जितने साल मुझे पढ़ाते को होते जाएंगे उतना मैं अच्छा जो है काम कर सकती हूँ, उतना अच्छा पढ़ा सकती हूँ। सेम ऐसे ही किसी भी चीज़ को जब हम प्रैक्टिकली काम करते हैं तो प्रैक्टिस से उसकी क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है। सेम ऐसे ही मैनेजमेंट में भी होता है। मैनेजमेंट में भी सेम, जो बंदा मैनेजर है, एक बंदा है 15 साल से मैनेजर है, उसके सामने प्रॉब्लम आई, एक बंदे ने नया नया काम स्टार्ट किया, न्यू मैनेजर है, उसके सामने प्रॉब्लम आई। तो जो ऑलरेडी 15 ईयर्स से काम कर रहा था उसने तो ये प्रॉब्लम पहले भी देखी है, उसको पता है इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इजीली वो क्या करेगा, डिसीजन ले लेगा अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। और नया पर्सन हो सकता है इतने अच्छे से काम ना कर पाए, इतना अच्छा डिसीजन ना ले पाए, उसके लिए फर्स्ट टाइम है। तो ये चीज़ क्या होता है, प्रैक्टिस से क्रिएटिविटी इंक्रीज होती रहती है। सो हम क्या कह सकते हैं, मैनेजमेंट कैन बी सेड टू बी एन आर्ट। मैनेजमेंट को हम एक आर्ट कह सकते हैं क्योंकि ये तीनों के तीनों क्राइटेरिया क्या करता है, पूरा करता है। ये सेम वही बात लिखी हुई है। ये बात समझ आई, इजी। फिर आता है मैनेजमेंट एज अ साइंस। मैनेजमेंट एज अ साइंस, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा। अब साइंस क्या होता है, मैंने आपको बताया, साइंस एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। क्या है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो ट्रूथ और ऑपरेशंस ऑफ जनरल लॉज वगैरह के बारे में बताता है। यही हमने पढ़ा, ठीक है। तो अगर मैं साइंस की बात करूं, साइंस में मेन फीचर्स क्या हैं और मैनेजमेंट में ये है कि नहीं है, ये चेक करते हैं। तो अगर मैं बात करूं साइंस की, साइंस क्या कहता है, सबसे पहले सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होना जरूरी है। वही थ्योरेटिकल प्रेजेंस, वही चीज़ आगे कि साइंस क्या एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। इसके प्रिंसिपल कॉज एंड इफेक्ट पे बेस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एप्पल अगर ट्री से गिर रहा है तो उससे ग्रेविटेशनल फोर्स आ रही है, तो सबके लिए आ रही है वो चीज़, ठीक है। मतलब नॉर्मल क्या है कि नॉलेज मतलब प्रिंसिपल्स हैं। तो सेम ऐसे मैनेजमेंट के भी तो प्रिंसिपल्स हैं। ये बात समझ रहे हो, मैनेजमेंट के भी तो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट में सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज तो है। अब प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, जो साइंस के प्रिंसिपल्स बने हैं, लॉज बने हैं, ग्रेविटेशनल लॉज, हम वो लॉज पढ़ते हैं और भी है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड रूल वगैरह हमने जो पढ़े 9-10 तक किए हमने भी, साइंस तो कॉमर्स वालों ने, ठीक है। तो वो सारे किस पे बेस्ड थे, एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड थे। और ऐसे ही जितने भी प्रिंसिपल्स जो हम नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल फेयोल ने दिए, हेनरी फेयोल ने। उसके बाद जो 4-5 प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेलर सर ने दिए थे, ठीक है। तो वो सब क्या है, वो भी तो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है ना, उन्होंने वहाँ रह के एक्सपेरिमेंट्स की, उसी पे बेस्ड है। तो इसमें भी मैनेजमेंट है। अब ये जो मेन पॉइंट है ये आता है जिसकी वजह से जो है मैनेजमेंट साइंस में नहीं आया, उसका रीज़न क्या है, यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब क्या है कि जो साइंस के प्रिंसिपल है वो हर जगह सेम अप्लाई होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ H2O यहाँ भी वाटर है, फॉरेन में भी वाटर है, कहीं मर्जी चले जाओ H2O को वाटर पढ़ाया जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ भी काम करती है, हर जगह सेम तरीके से काम करती है। लेकिन क्या मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, वो इतने रिजिड हैं कि वो हर जगह काम करते हैं सेम तरीके से? नहीं, उसमें पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। हमने ऊपर पढ़ा ना 8 में, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, उसमें तो यूनिवर्सल वैलिड नहीं है। मैंने आपको भी बताया कि अगर एक लॉ है, एक प्रिंसिपल है, हो सकता है एक मैनेजमेंट उसको अपने तरीके से यूज़ कर रहा है और एक मैनेजमेंट अपने तरीके से यूज़ कर रहा है, फ्लेक्सिबल है वो। तो इसके लिए जो है हमारी मैनेजमेंट जो है साइंस नहीं है, वो प्योर साइंस नहीं है, प्योर आर्ट है। प्योर साइंस ना होकर उसको हम क्या कहते हैं, देखो ये आपने कंक्लूजन पे लिख के आना है, ठीक है, कि वो हमारी जो है आर्ट एंड साइंस तो है, लेकिन साइंस वो प्योर साइंस ना होकर उसको हम क्या कहते हैं, एक सेकेंड रुको, यहाँ पे कंक्लूजन नहीं है क्या इसका, एक सेकेंड। सो वो साइंस तो है लेकिन प्रॉपर साइंस ना होकर अभी वो साइंस बन रही है, ये चीज़ आएगी इसमें। इसको एक वर्ड कहते हैं आपकी बुक में, अब मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो चीज़ आ जाएगी इसमें कि अब प्योर साइंस नहीं है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। आर्ट तो है लेकिन साइंस जो है प्योर नहीं है, ठीक है, ये समझ आया। उसके बाद क्या है, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज प्रोफेशन की अगर मैं बात करूँ तो प्रोफेशन क्या होती है, प्रोफेशन जैसे डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, सीए हो गए, जिनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, स्पेशलाइज्ड डिग्री होती है, उसके बाद ही उनको उस चीज़ का लाइसेंस मिलता है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, उस डिग्री के बिना उस चीज़ का लाइसेंस, अब डॉक्टर की डिग्री के बिना आपको डॉक्टर का लाइसेंस थोड़ी मिल जाएगा, तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं हमारी, जो हमें वो लाइसेंस प्रोवाइड करवाती है, हमें टाइम टू टाइम रूल्स एंड रेगुलेशंस बताती हैं, तो वो चीज़ किस में आता है, प्रोफेशन में आता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्या हमारी जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशन है कि नहीं है, ठीक है। सो मैनेजमेंट है कि प्रोफेशन है क्या, सॉरी, सो प्रोफेशन क्या है, कहाँ है, observe that individual has been increasing corporate form business on the one hand, manage does is imply management is a profession। अब यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि ये प्रोफेशन है कि नहीं है। सो प्रोफेशन के फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या, सबसे पहले वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। देखो ये तो तीनों में ही है और ये मैनेजमेंट है। सबसे पहले तो नॉलेज होना जरूरी है। अब डॉक्टर है, डॉक्टर को भी तो नॉलेज है, उसको पता है रूल्स रेगुलेशन कहाँ क्या है, कैसे बॉडी को कैसे ट्रीट करना है, किस दिक्कत को डायग्नोज करना है, उसको कैसे रेमेडियल लेके आनी है, वो चीज़ आ जाएगा, ठीक है। सेकंड आएगा रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैनेजमेंट में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है? नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब है क्या हमें लाइसेंस चाहिए, अपनी शॉप खोलो, मैनेजर बन के बैठ जाओ, कौन रोक रहा है तुम्हें, ठीक है। कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगते हैं, कौन सी लाइसेंस मांगते हैं आपको मैनेज करने के लिए, कोई भी नहीं, है ना। तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, ये बात समझ आई। इसके बाद ये है मेन प्रोफेशनल एसोसिएशन, इसी के कारण बाकी सारी चीज़ें। देखो प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या है, कहते हैं जितने भी प्रोफेशंस होते हैं वो एफिलेटेड होते हैं किससे, टू अ प्रोफेशनल एसोसिएशन, जो उसकी एंट्री को रेगुलेट करते हैं, सर्टिफिकेट्स देते हैं कि कैसे प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए रूल्स रेगुलेशन कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं, ठीक है। जैसे इंडियन लॉयर्स के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, मेडिकल के लिए अलग है, सीए के लिए अलग है, ऐसे ही सेम मेरी बात सुनो मैनेजमेंट के लिए है, ठीक है। इंडियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है, लेकिन उसका जो है उससे लाइसेंस लेना, उससे जो है डिग्री लेना, वो कंपलसरी नहीं है अभी, ठीक है। इसकी वजह से हम प्रोफेशनल एसोसिएशन में नहीं आते। फिर आता है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या है कि पहले हम एथिक्स को रखेंगे। तो जो हमारी प्रोफेशनल एसोसिएशन है वो टाइम टू टाइम रूल्स रेगुलेशन देती है, और मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता। फिर आता है सर्विस मोटिव। तो जो प्रोफेशंस होते हैं वो बेसिकली किसके लिए बनते हैं बेटा, सर्विस मोटिव के लिए बनते हैं। लेकिन क्या हमारी जो मैनेजमेंट है वो सर्विस मोटिव के लिए हो सकती है? खुद दिमाग लगाओ, मैनेजमेंट मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब प्रॉफिट मोटिव, सर्विस मोटिव का तो कोई नाम ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए अभी प्रोफेशन जो है इन्फेंट स्टेज में कहते हैं हम इसको। इन्फेंट मतलब कि बहुत छोटे लेवल पर है। अगर इसकी जो ये प्रोफेशनल एसोसिएशन सही से वर्क करना शुरू कर जाए, कंपलसरी हो जाए, तो ये प्रोफेशन बन सकती है, अदरवाइज ये प्रोफेशन नहीं बन सकती। इजी समझ आया। सो फिर आएगा हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। द टॉपिक इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है बच्चे, यहाँ समझिए इसको। लेवल ऑफ मैनेजमेंट है कि किस लेवल पे हमारी जो है मैनेजमेंट होती है। 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं हमारे पास। तो इससे पहले तो ना ये समझो, आई थिंक एनसीईआरटी में नहीं गिवन है कि, एक सेकेंड को, कि ना लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ साथ इसको एक और बढ़ा लो, ठीक है, एक और लेवल बढ़ा लो। और इसके साथ साथ आपको अगर पूछा जाए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 2 होते हैं। कौन से? एक ये और एक ये, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेटा 2 होते हैं, ये ध्यान में रखो। इसको यहाँ कर देते हैं। अब देखो, सो एक तो ये हमारा हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है मैनेजरियल लेवल। ये कौन सा लेवल है? मैनेजरियल लेवल। जो मैनेजर्स हैं, मैनेजर्स मतलब जो आगे ऑर्डर पास कर सकते हैं। और इसका एक और बना लो, एक और का मतलब क्या है, यहाँ पे ये आएंगे सारे वर्कर्स जो एम्प्लॉयज़ एक्चुअल में काम कर रहे हैं,
ठीक है। ये आएगा हमारा नॉन मैनेजरियल लेवल। नॉन मैनेजरियल लेवल, नॉन मैनेजरियल लेवल का मतलब जो आगे ऑर्डर नहीं पास कर सकते, एक्चुअल वर्क करेंगे। ये बात समझ आई। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा हो क्या, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपको क्या पूछा हो बेटा, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दो होते हैं, मैनेजरियल लेवल एंड नॉन मैनेजरियल लेवल। और ये मैनेजरियल लेवल के आगे 3 लेवल हैं जो होते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये बात समझ आई। इसके अलावा इसका क्वेश्चन आएगा इसके फंक्शंस में से कि टॉप मैनेजमेंट के क्या फंक्शन होते हैं, मिडल के फंक्शन एंड ऑपरेशनल। या फिर आपको एक केस स्टडी आएगी, फॉर एग्जांपल कि ये कोई पर्सन है, राम श्याम सीता गीता, कोई भी कह देंगे, नाम दे देंगे और कहेंगे कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन में लगा जो ये काम कर रहा है। एक आधा काम आपको बता देंगे, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ वो कौन से लेवल पर है और उस लेवल के और कौन से काम वो करेगा। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले होता है टॉप मैनेजमेंट। सबसे पहले क्या आएगा, टॉप मैनेजमेंट, जिसमें हमारे CEO एंड मैनेजर्स आएंगे, राइट। फिर आएंगे मिडल लेवल मैनेजमेंट, जो सुपरवाइजर्स आ जाएंगे, ठीक है। और फिर आएंगे हमारे ऑपरेशनल्स, इसमें आएंगे हमारे फॉरमैन्स आ जाएंगे, जो एक्चुअल वर्कफोर्स के साथ क्या है, जो वर्कफोर्स है हमारी, जो वर्कर्स हैं उनके साथ डील करेंगे। तो टॉप लेवल किसको ऑर्डर पास करेगा, मिडिल लेवल को, मिडल लोअर को, और लोअर लेवल या फिर इसको ऑपरेशनल लेवल या फर्स्ट लाइन मैनेजर भी इसी को कहते हैं। फर्स्ट लाइन मैनेजर का क्वेश्चन आया और बच्चे टॉप लेवल कराए, वाह भाई, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन मैनेजर भी इसी को कहते हैं, तो वो वर्कर्स आ जाएंगे। ये बात समझ आई। तो पढ़ें इसको क्या कहता है। तो अगर मैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करती हूँ, देखो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कहता है मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल टर्म है जो कई सारे फंक्शंस के लिए यूज़ की जाती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, है ना, जिनकी एक हायरार्की होती है रिलेशनशिप्स की। हायरार्की मतलब चेन वाइज, है ना। तो हर इंडिविजुअल जो हायरार्की का है वो अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए उसको कुछ अथॉरिटी दी जाती है। अथॉरिटी मतलब पावर टू टेक डिसीजन, ठीक है। जो ये अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप है, यही इंडिविजुअल को बाइंड करते हैं कि वो एक सुपीरियर है या एक सबॉर्डिनेट है। और डिफरेंट लेवल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में इसके अकॉर्डिंग। तो 3 लेवल्स की हमने बात करनी है, कौन कौन सी। सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन सा होता है, कहता है दे कंसिस्ट ऑफ द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको किसी भी नाम से कह लो, लाइक चेयरमैन, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। जो टॉप मैनेजमेंट है वो एक टीम होती है जिसमें मैनेजर्स होते हैं डिफरेंट फंक्शनल लेवल पे, लाइक हेडिंग फाइनेंस, मार्केटिंग का फाइनेंस, तो चीफ फाइनेंस ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग का। तो इनका बेसिक काम क्या होता है, जो डाइवर्स एलिमेंट्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करना, इंटीग्रेट करना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटी को, ताकि जो हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो फुलफिल हो सके, ठीक है। तो ये जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये हमेशा बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करेंगे, इम्प्लाई करेंगे उसके सर्वाइवल ऑफ द फर्म के लिए। इसके अलावा ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स बनाएंगे, देखो सारे प्लान्स बनाएंगे, ये एग्जीक्यूट अगले करेंगे। तो ये क्या है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स ये बनाएंगे, स्ट्रेटेजीज ये बनाएंगे फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। रिस्पॉन्सिबल है सारी एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस के लिए और उनका सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। इसकी जो जॉब है कहता कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल है, ठीक है। डिमांड लॉन्ग आवर्स एंड कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन, इजी, ठीक है। फिर आता है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब टॉप के बाद कौन आया, मिडिल लेवल। मिडिल लेवल में क्या आएगा, जो टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में एक लिंक क्रिएट करेगा, ठीक है। ये सबॉर्डिनेट्स होते हैं टॉप लेवल के और सुपीरियर होते हैं फर्स्ट लाइन, मतलब जो हमारा लास्ट लेवल है उसका ऑपरेशनल लेवल। तो इनको हम डिविजनल हेड्स कहते हैं, लाइक डिपार्टमेंटल हेड्स हो गए, डिविजनल हेड्स हो गए। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन मैनेजर आ गया, प्रोडक्शन मैनेजर। मिडिल मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है जो मतलब टॉप लेवल पे, देखो टॉप मैनेजमेंट के द्वारा जो प्लान स्ट्रेटेजीज बनाई जाती है, कंट्रोलिंग की जाती है, उसको इंप्लीमेंट करने का। सो एट द सेम टाइम ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सारी एक्टिविटीज़ जो फर्स्ट लाइन मैनेजर कर रहे हैं, क्योंकि उनके ये सुपीरियर है। तो इनका मेन काम क्या होता है कि जो प्लान्स बनाए हैं टॉप मैनेजमेंट में उनको अप्लाई करना, ठीक है। तो इससे वो क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, पॉलिसीज को एनालाइज करेंगे। इंटरप्रेट मीन्स एनालाइज करना, रिजल्ट निकालना, है ना, जो टॉप मैनेजमेंट बताई हैं। और ये उसको इंश्योर करेंगे कि डिपार्टमेंट के पास पर्सनल हो, लोग हों काम करने के लिए। ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताएंगे आगे ऑपरेशनल लेवल को, उनको मोटिवेट करेंगे ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, उनके साथ बाकी डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करेंगे फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये बात समझ आई, ठीक है। सो उसके बाद लास्ट आता है हमारा कौन सा, सुपरवाइजरी, ऑपरेशनल, लोअर लेवल, सब इसी को कहते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। सो अगर मैं इसकी बात करूं तो फोरमैन एंड सुपरवाइजर, इसमें मेन क्या आते हैं, फोरमैन एंड सुपरवाइजर्स, जो लोअर लेवल हायरार्की में आते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। सुपरवाइजर डायरेक्टली देखते हैं कि जो वर्कफोर्स है, जो हमारे वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो कैसा काम कर रहे हैं। इनकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड होती है अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ड्रॉन बाय द टॉप मैनेजमेंट। जो सुपरवाइजरी होते हैं कहता जो
एक सेकेंड, जो सुपरवाइजरी मैनेजमेंट है प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये इंटरेक्ट करते हैं एक्चुअल वर्कफोर्स के साथ और मिडिल लेवल से इंस्ट्रक्शन लेके आगे एक्चुअल वर्कफोर्स को देते हैं। तो अपनी एफर्ट्स के अकॉर्डिंग क्वालिटी आउटपुट की मेंटेन करते हैं, वेस्टेज ऑफ मटेरियल मिनिमाइज करते हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो है मेंटेन करके रखते हैं। जो क्वालिटी है वर्कमैनशिप की और क्वांटिटी है आउटपुट की, इन्हीं के हार्डवर्क, डिसिप्लिन, लॉयल्टी के ऊपर क्या है, डिपेंड है। ईजी, बिल्कुल ईजी है। देन आता है हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में क्या क्या आएंगे, ये वही है जो हम अब तक पढ़ते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। सो मैनेजमेंट को प्रोसेस कहते हैं किसका, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसमें स्टाफिंग मिसिंग है, हाँ ठीक है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग 5 होते हैं, इसको लिख लेना। तो फर्स्ट वन इज प्लानिंग। प्लानिंग होता क्या है, प्लानिंग होता है थिंकिंग इन एडवांस, एडवांस में डिसीजन मेकिंग करना ही तो प्लानिंग है, ठीक है। प्लानिंग इज डिटरमाइनिंग व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु इज टू डू इट। तो सारा जब हम डिसीजन लेते हैं ताकि हम अच्छे से अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, तो वो किस में आता है बेटा, प्लानिंग में। बात समझ आई। फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग। अच्छा, इनके प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट है, वो जब मैं आपको प्लानिंग चैप्टर करवाऊंगी उसमें पूरा डिटेल से करवाऊंगी एक साथ, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ मीनिंग कर लो इसके। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, जब हमने प्लानिंग में डिसाइड कर लिया कि हमें कौन से काम करने हैं, तो उसके बाद उस काम के लिए हम क्या करेंगे, पहले डिवीजन ऑफ वर्क को डिवाइड करेंगे, एक जैसा काम एक ग्रुप में डालेंगे, उसको क्या बना देंगे, डिपार्टमेंट्स बना देंगे। तो यहाँ पे हम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाएंगे और उनमें बताएंगे क्या कौन सुपीरियर होगा, कौन सबॉर्डिनेट होगा, किसकी क्या अथॉरिटी होगी, सारे रिलेशनशिप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। इसको मशीन ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है, किसको, ऑर्गेनाइजिंग को, ठीक है। प्लानिंग के बाद हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। और उसके बाद आएगा स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है, जब मैंने ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड कर लिया कि इतनी पोस्ट होंगी, इतने लोग मुझे चाहिए, ये मेरा डिजाइनिंग स्ट्रक्चर होगा, तो उसमें मुझे स्टाफ भी तो चाहिए। तो स्टाफिंग होता है राइट पीपल फॉर राइट जॉब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक गलत पर्सन हमने हायर कर लिया तो वो पूरी कंपनी को ले डूबेगा। तो स्टाफिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट सब आ जाता है रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़, ठीक है। अभी मैं आपको इसीलिए ऊपर से बता रही हूँ, पूरे चैप्टर्स हम करने वाले हैं, तो वहाँ आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जस्ट इसका बेसिक समझ लो। फिर आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है कि जब हमने स्टाफिंग में स्टाफ लगाया तो उसको डायरेक्शंस भी तो देना है, कम्युनिकेट करना, मोटिवेट करना, लीडरशिप क्वालिटी से उनको इन्फ्लुएंस करके चलना है ना। तो ये सब क्या आ जाएगा, डायरेक्टिंग के अंदर आ जाएंगे। उनको लीड करना, कम्युनिकेट करना है ना, डायरेक्शंस बताना, व्हाट टू डू, तो वो चीज़ें आ जाएंगी डायरेक्टिंग में। फिर आता है हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग लास्ट में क्या होता है कि जो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया, प्लानिंग के टाइम पे जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, स्टैंडर्ड डिसाइड किया है, उसके साथ हम अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस, फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड डिसाइड किया कि 100 यूनिट्स पर डे बनाने हैं, फिर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस देखेंगे कि 90 यूनिट्स बन रहे हैं, इनको मतलब क्या करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे कि 10 यूनिट कम बन रहे हैं, तो इसको एनालाइज करेंगे डेविएशंस को और इसके लिए करेक्टिव एक्शन लेंगे। तो ये सब किसमें आ जाता है, कंट्रोलिंग में आ जाता है। ईजी हो जाएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट है सबसे जो है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को ही अलग प्रोसेस में तो 5 ही आते हैं ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। ये तो आगे फंक्शंस। कोऑर्डिनेशन फंक्शन नहीं है, कहता कोऑर्डिनेशन इसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। इस बात को ध्यान से समझो कि मैनेजमेंट के हर प्रोसेस के स्टेप में, मतलब प्लानिंग के टाइम भी, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, हर टाइम पे कोऑर्डिनेशन क्या है, जरूरी है। कोऑर्डिनेशन होता क्या है, कोऑर्डिनेशन डेलिबरेटली, जानबूझकर एक तरह से ऐसा प्लान बनाया जाता है ताकि जो हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, वो ऐसे काम करें कि आपस में कोऑर्डिनेटेड होकर चले और ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करें। समझ आया। फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। कोऑपरेशन नेचुरल ग्रुपिंग होती है। कैसे, देखो आपके स्कूल में फॉर एग्जाम्पल टाइम टेबल बनाया गया। टाइम टेबल इस तरीके से बनता है कि सारे टीचर्स को सारी क्लासेस में पीरियड आराम से मिल जाए और कोई भी मतलब क्लैशेस ना हो, यही होता है। तो टाइम टेबल कोऑर्डिनेशन का एक पार्ट है, जिसमें डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर इस तरह से प्लान बनाया जाता है ताकि हार्मोनी क्या होता है, तालमेल बना रहे बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये बात समझ आई। लेकिन यहीं अगर मैं बात करूँ कोऑपरेशन, तो कोऑपरेशन कब होगा, फॉर एग्जांपल कि मेरा सिलेबस पड़ा था अकाउंट्स का, तो मैंने आपकी फिजिकल वाले मैम को कह दिया कि मैम प्लीज़ मैं आपका पीरियड ले लूँ, तो उन्होंने मुझे अपना पीरियड दे दिया, ठीक है। तो वो चीज़ आती है कोऑपरेशन। जब मैं नेचुरल फ्रेंडशिप के कारण कोऑपरेट करती हूँ तो वो कोऑपरेशन में आएगा। ये बात समझ आई। कोऑर्डिनेशन डेलिब्रेट है, कोऑपरेशन नेचुरल है। तो कोऑर्डिनेशन में डेलिब्रेटली इस तरह से एक प्लान बनाया जाता है ताकि हार्मोनी क्रिएट की जा सके। हार्मोनी मतलब तालमेल बिठाया जा सके बिटवीन डिफरेंट प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ या डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ आई। ईजी कर लोगे इसको। सो करेक्टरिस्टिक्स क्या है कोऑर्डिनेशन से जो ग्रुप एफर्ट्स हैं वो मतलब इंटीग्रेट होते हैं, ग्रुप एफर्ट्स को हम एक साथ लेके चल सकते हैं, राइट। तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी। कोऑर्डिनेशन से यूनिटी ऑफ एक्शन होगा, मतलब सबको पता है मुझे कोऑर्डिनेशन से क्या होगा, यूनिटी ऑफ एक्शन, जिसके लिए मैं एक कॉमन पर्पस रखती हूँ, एक कॉमन गोल है, उसको मुझे अचीव करना है, वो चीज़ आ जाएगी कि गोल के लिए ही सारे एक्शंस को हम उसी डायरेक्शंस में लेके चलेंगे।
कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूस प्रोसेस है, टाइम टू टाइम हमें चेंज भी करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आज टाइम टेबल बना दिया और उसके बाद हमें ज़रूरत ही नहीं है। कई बार क्या होता है, कोई बंदा छोड़ के जा रहा है, कोई न्यू पर्सन आ रहा है स्टाफिंग में, है ना, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। अच्छा, इन्वायरमेंट में कुछ चेंज आ गया तो इनके कारण कोऑर्डिनेशन टाइम टू टाइम हमें चेंज करना, मतलब ऐसे प्लान्स हमें बनाने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑल परवेसिव, ये वही सेम है। ऑल परवेसिव मतलब चाहे कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन बिजनेस, सोशल, इकोनॉमिक, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, देखो, इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन व्हाट रिजल्ट्स इज चाओस, पूरा होता है ना, मैसअप हो जाएगा, किसी को पता ही नहीं क्या है। देखो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, सेल्स वाला चिल्ला रहा है और प्रोडक्शन वाला कह रहा है स्टॉक ही नहीं है, और ये स्टोर भरा पड़ा है, फुल हुआ पड़ा है स्टॉक, रिसेप्शन वाली वेली बैठी है, शिपिंग में बाढ़ आने वाली हो रही है, और ये अपने पैसे कमाने पे बदला है, और ये जो है पुअर रिपोर्ट दे रहा है। तो मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो कोई तो मजे से सो रहा है, कोई परेशान हो रहा है, तो उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, समझा? तो ये चीज़ कोऑर्डिनेशन में आ जाता है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन क्या कहता है, कोऑर्डिनेशन हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो टॉप लेवल है, मिडल है, लोअर है, सारे मैनेजर्स को आपस में कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा। और कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट एक्टिविटी, अभी कराया ना, डेलिब्रेट मतलब जानबूझ के इस तरह से प्लानिंग की जाती है सो डेट सारे डिपार्टमेंट्स में, सारे काम में क्या रहे, कोऑर्डिनेशन, तालमेल, हार्मोनी क्रिएट हो, बनी रहे, ठीक है। सो इंपॉर्टेंस है कोऑर्डिनेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा तो कोई भी काम अच्छे से होगा ही नहीं। और आजकल तो कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ रही है। इसका रीज़न क्या है, ग्रोथ इन साइज। हमें पता है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उनकी साइज़ बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन एक बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, एक सिंगल काम तो कोई नहीं कर रहा, जो कंपनीज है बड़े बड़े लेवल पर एक्सपेंड हो रही है, डाइवर्सिफाई हो रही है। तो जितने ज़्यादा साइज़ में बड़ा होगा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो उतने ज़्यादा उसको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। वही फंक्शनल डिफरेंशिएशन, एक कंपनी है, परचेज भी करती है, सेल भी करती है, मार्केटिंग भी करती है, प्रोडक्शन भी करती है, स्टॉक भी उसको ध्यान में रखना है, तो बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस उसको करने हैं। तो जितने ज़्यादा फंक्शंस होंगे उतनी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी उनकी आपस में। समझ आया ना ये, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज स्पेशलाइजेशन। कहता है आजकल तो जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है उनमें तो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। अब हमें पता है कि न्यू टेक्नोलॉजी है, अब न्यू टेक्नोलॉजी तो वही बंदा चला सकता है ना जो उसमें स्पेशलाइज्ड हो, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो है कहता जो एक नंबर ऑफ ऐसे स्पेशलिस्ट होने चाहिए जो कि उसको ढंग से कर सके। तो मतलब उस टाइम आजकल जो मतलब इसमें आ जाएगा कि डायनामिक है, चेंजिंग इन्वायरमेंट के कारण सब चेंज हो रहा है, तो हमें टाइम टू टाइम चेंजेस भी करने पड़ेंगे। और लास्ट वन इज, जो लास्ट हमारा टॉपिक मतलब चैप्टर ही खत्म हो गया, वो है मैनेजमेंट इन द 21st सेंचुरी। आज जो मैनेजमेंट है, कहता हमने अब चैप्टर पढ़ लिया। सो कहता है इवन एज यू रीड दिस चैप्टर, जो ऑर्गेनाइजेशन और उसकी मैनेजमेंट है वो आज भी चेंज हो रही है। जो बाउंड्रीज है बिटवीन कल्चर्स, नेशंस, वो कम होती जा रही है, मतलब इजीली ट्रांसफर हो सकती है न्यू कम्युनिकेशन की, न्यू टेक्नोलॉजी। तो उससे क्या है, वर्ल्ड को हम एज अ ग्लोबल विलेज समझ रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन पढ़ते हैं ना हम, तो इंटरनेशनल और इंटर कल्चरल रिलेशनशिप जो है बढ़ रहे हैं आजकल। तो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है जिसको मैनेज करना पड़ेगा ग्लोबल पर्सपेक्टिव में, ठीक है। तो इससे मतलब क्या पता लग रहा है कि कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। समझ आया, इजी, चैप्टर डन। और ये चैप्टर मैंने आपको रिवीजन बेस पे करवाया, तो ढंग से कर लेना इसको। तो अगर इसकी मैं एक्सरसाइज देखूँ, क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े बहुत। तो क्वेश्चन में पहला क्या कहता है, व्हाट इज मेंट बाय मैनेजमेंट। ये तो बहुत ईजी है, वेरी शॉर्ट है, वैसे भी ईजी है। व्हाट इज मेंट बाय मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ फंक्शंस, 5 फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। एंड अगर हैरल्ड कुंट्स की बात करें तो बाकी लोगों से काम करवाना ही मैनेजमेंट है, ठीक है, मैनेज करना। उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तो सबसे ईजी आ गया, ऑल परवेसिव, कंटिन्यूअस, है ना। तो ये नॉर्मल जो हम कह रहे थे, ग्रुप एक्टिविटी, गोल ओरिएंटेड, कोई भी आप लिख सकते हो। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द फोर्स, जो बाइंड करती है सारे अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को। तो कौन सी फोर्स होती है जो सारे फंक्शंस को बाइंड करके चलती है आपस में। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग को बाइंड कौन करके चलता है, कोऑर्डिनेशन। समझ आया ना। तो ये क्या है, इसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, जो इंटरडिपेंडेंट, यही आ गया यार। कोऑर्डिनेशन इसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, प्रोसेस ऑफ अचीविंग यूनिटी ऑफ एक्शन अमंग इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेम बात कर रहे हैं, इसका आंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लिस्ट एनी 2 इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है, इसके क्या इंडिकेशन है, मैंने आपको 3 बताए थे, प्रॉफिट, सर्वाइवल, ग्रोथ, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन का पता लगेगा ग्रो कर रहा है जब उसका प्रॉफिट और सर्वाइवल हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। उसके कस्टमर्स हैप्पी है, तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल हो रहे हैं, वो चीज़, ठीक है। सो आगे क्या है, कहता एक केस स्टडी है, इंडियन रेलवेज हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू ब्रॉड गॉज solar power train which is going to be a path breaking leap towards making trains greener and more environment friendly। तो ये कह रहा है कि ग्रीनर और इन्वायरमेंट फ्रेंडली ट्रेन्स हम बनाने जा रहे हैं। जो सोलर पावर का जो डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट DEMU है, उसके 6 ट्रेलर कोचेज है, और एक्सपेक्ट करता है कि वो 21,000 लीटर का जो है डीजल बचाएगा, ओके, जिसकी वजह से कॉस्ट भी सेव होगी, कितनी, 12 लाख पर ईयर के हिसाब से। सो मैनेजमेंट का कौन सा ऑब्जेक्टिव इंडियन रेलवेज के द्वारा सेव किया जा रहा है,
सोशल ऑब्जेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे ग्रीनर इन्वायरमेंट है ना, तो ये बताओ कोर्स किसका है, सेव करना सब कुछ, तो इससे क्या होगा, अगर मैं ग्रीनर और मोर इन्वायरमेंट वाले की बात करूं तो ये तो बेसिकली आएगा सोशल ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि सोशल ऑब्जेक्टिव ही तो होता है सोसाइटी की वेलफेयर के लिए काम करना, इन्वायरमेंट पोल्यूशन फ्री चीज़ें लेके आना, वो चीज़ आ जाएगी। और उसके बाद ये आ जाएगा 21,000 लीटर का, जब ये कोस्ट बचाएगा तो ये किस में आ जाएगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में। कोस्ट बचा रहा है तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट वाला। इजी समझ आया, तो 2 ऑब्जेक्टिव्स की यहाँ पे बात करनी है। शॉर्ट आंसर टाइप क्या कहता है, शॉर्ट आंसर टाइप कहता है रितु इज द मैनेजर ओके ऑफ द नॉर्थन डिवीजन ऑफ अ लार्ज कॉर्पोरेट हाउस। तो किस लेवल पे वो काम करे ऑर्गेनाइजेशन, ये भी मैंने आपको बताया था ना, क्या है, मैनेजर है नॉर्थन डिवीजन की, डिवीजन किसी डिवीजन का मैनेजर होना, तो ये डिपार्टमेंटल मैनेजर हो गया एक हिसाब से। तो डिपार्टमेंटल मैनेजर किस में आता है, मिडिल लेवल में, और मिडिल लेवल के बारे में बता के आप उसका क्या कर दोगे, मिडिल लेवल का सारे फंक्शंस बता दोगे, राइट। बेसिक फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, ये तो ईजी है, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन वही कि इसके स्पेशल एसोसिएशन, रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन, कोड ऑफ कंडक्ट जो हमने पढ़े हैं ऑलरेडी वो सारे आ जाएंगे। मैनेजमेंट को हम मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 3 तरह की मैनेजमेंट हमने पढ़ी, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, राइट। वो वाला यहाँ पे एक्सप्लेन करना है जो फीचर है। कंपनी एक्स, देखो यहाँ पे क्या है, कंपनी एक्स इज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दीज डेज। इट मैन्युफैक्चर्स वाइट गुड्स लाइक वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव्स, अवंस, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर। जो कंपनी की मार्जिन है वो अंडर प्रेशर्स है एंड द प्रॉफिट्स एंड मार्केट शेयर डिक्लाइन हो रहा है। द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ब्लेम्स मार्केटिंग फॉर नॉट मीटिंग सेल्स टारगेट एंड मार्केटिंग ब्लेम कर रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स तो विच आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी नहीं है, वो कहता है कि तो कस्टमर एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही। फाइनेंस डिपार्टमेंट दोनों ही, प्रोडक्शन और मार्केट दोनों को ब्लेम किया जा रहा है कि इनकी वजह से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही और बैड मार्केटिंग हो रही है। तो क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट जो कंपनी में नहीं है वो क्या नहीं है, कोऑर्डिनेशन। तो क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट टू यू थिंक द कंपनी इज लैकिंग, वो क्या है, कोऑर्डिनेशन। तो ब्रीफली इसके बारे में बताओ और कैसे कंपनी का मैनेजमेंट जो है कंपनी को ट्रैक पे ला सकता है अगर वो इनके अंदर प्रॉपर एक प्लानिंग करे और कोऑर्डिनेशन बिठा के रखे सारे डिपार्टमेंट में, ठीक है, मार्केटिंग अच्छे से करवाए, तो वो चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। तो मेन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है, ठीक है। फिर क्या है, कोऑर्डिनेशन इज द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन इज द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इजी है, तो पढ़ा ही है हमने पूरा, ठीक है, तो इसको एग्री करो, यस बिल्कुल कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट की सेंस है। हर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग हर स्टेप के टाइम पे हमें ये ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट वन इज अशिता एंड लक्षिता आर एम्प्लॉयज वर्किंग इन डेजलिंग एंटरप्राइजेज डीलिंग इन कॉस्ट्यूम ज्वेलरी ओके। फर्म secured an urgent order for 1000 bracelets that were to be delivered within 4 days okay. They were assigned the responsibility of producing 500 bracelets each at a cost of 100 per bracelet. Ashita was able to produce the required number within the stipulated time लेकिन कोस्ट आ गई 55,000 की। देखो मुझे एक बात बताओ, उसने कहा था कि 100 कोस्ट पे 500 बनाने, तो कोस्ट कितनी आनी चाहिए थी, 50,000। कोस्ट ज़्यादा आ गई लेकिन टाइम पे काम हो गया, तो ये इफेक्टिवनेस की बात हो रही है, टी आ गया ना, इफेक्टिवनेस। लेकिन लक्षिता है उसने सिर्फ 450 यूनिट बनाए, इसने काम ही पूरा नहीं किया टाइम पे लेकिन 90 पर यूनिट, कोस्ट की बात कर ली, तो यहाँ पे एफिशिएंसी की बात हो रही है। याद आया, C2 है तो कोस्ट और T है तो टाइम। सो स्टेट वेदर लक्षिता एफिशिएंट एंड इफेक्टिव है और रीजन बताओ। इजी है, हो जाएगा, ठीक है। देन है लॉन्ग क्वेश्चंस, मैनेजमेंट इज कंसीडर टू बी बोथ आर्ट साइंस, ये तो आप कर लोगे, आर्ट एंड साइंस वाले इसमें फीचर्स बताने और मैनेजमेंट उसको फुलफिल करता है कि नहीं करता। मैनेजमेंट के पास फुल फ्लैज प्रोफेशन के करेक्टरिस्टिक्स हैं, बिल्कुल नहीं है, उसको बारे में बताना है, एज अ प्रोफेशन यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्या है, कहता अ सक्सेसफुल एंटरप्राइज हैज़ टू अचीव इट्स गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। बिल्कुल, जो सक्सेसफुल एंटरप्राइज है उसको अपने जो है टाइम पे भी गोल अचीव करने हैं और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में भी, तो दोनों चीज़ें आप यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे। मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस इंटर रिलेटेड फंक्शंस, तो यहाँ पे आप 5 प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के बारे में बताओगे बेसिकली, ठीक है। कंपनी वांट्स टू मॉडिफाई इट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन द मार्केट ड्यू टू डिक्रीजिंग सेल्स कम हो रही है तो वो अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना चाहती है। यू कैन इमेजिन एनी प्रोडक्ट अबाउट विच यू आर फेमिलियर, तो आप कोई भी प्रोडक्ट की बारे बात कर सकते हो। क्या डिसीजन या स्टेप शुड ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट लेना चाहिए ताकि इस डिसीजन को फुलफिल करना है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर सेल्स डिक्रीज हो रही है तो आप खुद सोचो, सेल्स डिक्रीज हो रही है तो हमें एक तो उसकी मार्केटिंग पे इफेक्ट करना है कि उसकी एडवर्टाइजमेंट करो, उसकी क्वालिटी बढ़िया करो, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को थोड़ा मॉडिफाई करो, अकॉर्डिंग टू न्यू टेक्नोलॉजी बनाओ, जो भी चेंजेस आ रहे हैं इन्वायरमेंट को स्कैन करके, ठीक है। तो एज ए टॉप लेवल मैनेजर मैं इस चीज़ के बारे में कहूँगी कि मार्केटिंग बढ़ाओ एंड ऑल, जो मैंने अभी भी बोला। तो फिर उसके बाद उसको जो है मिडिल लेवल अपने अकॉर्डिंग अपने डिपार्टमेंट में बताएगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपना काम करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना उसकी क्वालिटी बढ़ा देगा, तो ये चीज़, और लोअर लेवल बताई जाएगी और फिर एक्चुअल काम हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद लास्ट वन इज अ फर्म प्लान्स इन एडवांस एंड हैज़ अ साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विद एफिशिएंट सुपरवाइजरी स्टाफ एंड कंट्रोल सिस्टम, बट ऑन सेवरल ओकेजन इट फाइंड्स दैट प्लान्स आर नॉट बीइंग अधेयर टू, पूरे नहीं हो रहे, तो कंफ्यूजन एंड डुप्लीकेशन हो रहा है वर्क का, तो इसके लिए कोई रेमेडी दो। तो वही चीज़ है कि इसका साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, एफिशिएंट सुपरवाइजरी स्टाफ भी है, कंट्रोल सिस्टम भी है, लेकिन फिर भी उसको ये लगता है कि वो अधेयर नहीं हो रहे, तो इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही है। जब कंफ्यूजन हो, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो, तो ढंग से प्लानिंग नहीं हुई है। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क तभी हो रहा है, तो प्लानिंग ढंग से करनी है, दोबारा से प्लानिंग करो, अच्छे से इनके अंदर कोऑर्डिनेशन बिठाओ और प्रॉपर जो है इनको टारगेट्स हो, तो वो चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। इजी समझ आया? हो जाएगा डन। आपका फर्स्ट चैप्टर डन है, इसको कीजिए बिजनेस का। ये रिवीजन कोर्स है, एक हिसाब से मैं आपको 12 के 12 चैप्टर जो भी आपके बनते हैं बिजनेस स्टडी क्लास 12th के, आपको एग्जाम्स से पहले रिवाइज करवा दूंगी। देखिए इसको ध्यान से और पढ़िए। तब तक थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me,